हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशराज एकेडमी। मेरा नाम वैभव सिंघानिया है और आज हम लोग सेकंड टॉपिक 11th क्लास का चालू करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स का आज का लेक्चर पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर में हर टॉपिक का लाइट रखता हूँ, इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों की जानकारी लेने वाले हैं और ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो हम लोग आज के जो लेक्चर है इसमें काइनेमेटिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, अशराज एकेडमी आप लोगों को मैं बता दूं, एक मेरा इनिशिएटिव है जो आप सभी तक एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना चाहता है, आप लोग सभी तक। ठीक है, जो भी आप लोगों की वेरियस एकेडमीज हैं, ऑफलाइन एकेडमीज हैं, उन सब में जितनी भी बातें पढ़ाई जाती हैं वो सारी बातें और सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चों कहने का मतलब जो सीबीएसई की भी तैयारी कर रहे हैं, जो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चों को आनी चाहिए। बस डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, जो बच्चे 12th की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में। ठीक है, जो आप लोग जेई मेन के बच्चे देखेंगे और जेई एडवांस के बच्चे देखेंगे, उनमें फर्क सिर्फ और सिर्फ एक का रहेगा कि इनको जो प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे जेई एडवांस वाले बच्चों को, वो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, और जेई मेन वाले बच्चों को थोड़े कम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम कराए जाएंगे। राइट, तो बस यही एक डिफरेंस होता है। इसीलिए थ्योरी आप सभी लोगों के लिए सारी बातें इंपॉर्टेंट है, जो भी अशराज एकेडमी में कंसेप्चुअल सीरीज में चीजें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल सीरीज के लिए आप सभी को अशराज एकेडमीज की वीडियो देखना है और हम लोगों को उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। राइट, आज का चैप्टर में हम लोग काइनेमेटिक्स पे डील करेंगे और काइनेमेटिक्स जो है वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी काइनेमेटिक्स का वीडियो देख रहा है, पहले वो मेरे वेक्टर्स के वीडियो कंप्लीट करे और बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो मैंने वीडियो डाला, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का वीडियो डाला है, वो वीडियो आप लोग कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप लोगों की जो मैथमेटिकल टूल फिजिक्स में यूज होने वाला है वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो काइनेमेटिक्स में चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी। राइट, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ लॉट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन काइनेमेटिक्स, क्योंकि हम लोग अब ग्राफ पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्राफिकल स्टडीज करेंगे पार्टिकल्स के मोशन की, तो वहां पे हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, कर्व्स क्या होते हैं, ये सब की जानकारी हमें चाहिए होगी। और ये सारी जानकारी जो है वो हम लोगों के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में रिकॉर्डेड है। तो वहां का लेक्चर आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। वेक्टर्स की नॉलेज आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों को बोलता हूं, इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम अशराज एकेडमी, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। ठीक है, आप लोग सिर्फ यहाँ के वीडियोस देखिए और सेटिस्फाइड हो जाइए कि दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल for your examination. That is sufficient, that is more than sufficient what Ashraj Academy is providing you. Right, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, काइनेमेटिक्स का जो लिटरल मीनिंग होता है वो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है और दोनों ग्रीक लेटर हैं, किनेमा एंड टिक्स। ठीक है, काइनेमा एंड टिक्स। देखिए, काइनेमा जो वर्ड है वो किनेसिस शब्द से आया हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है ना, तो उसकी जो मूवमेंट वाली स्टेट होती है उसको मोशन बोलते हैं। और जो ये TICS, टिक्स वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ। तो मोशन की स्टडी करना, मोशन की स्टडी करना, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल जो वो मूव कर रहा होगा उसके मोशन की स्टडी करने को हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए काइनेमेटिक्स की एक डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, लिख लीजिए, विदाउट डीलिंग विथ द सोर्स, इसके बाद आप स्लैश लिख के कॉज लिखिए। ठीक है, विदाउट डीलिंग विद द सोर्स स्लैश कॉज ऑफ मोशन। अब देखिए,
ये क्या बोल दिया मैंने डेफिनेशन में, इस चीज को समझते हैं। देखिए काइनेमेटिक्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करने को बोलते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग काइनेमेटिक्स में एक एजम्पशन मान के चलते हैं, एक बेसिक एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट भी होता है ना, उसका हम लोग जो मोशन की स्टडी करेंगे वो एज अ पार्टिकल करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट की भी मोशन की स्टडी, ऑब्जेक्ट मतलब एक फाइनाइट डायमेंशन की बॉडी। ठीक है, एक फाइनाइट डायमेंशन की बॉडी की भी हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एज अ पार्टिकल करते हैं कि यदि वो पार्टिकल होता तो कैसा मूव करता। ठीक है, तो हम लोग स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल विदाउट डीलिंग विद द सोर्स स्लैश कॉज ऑफ मोशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज करते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है आगे। ठीक है, और मैं बोलता हूं इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम का कोई फंक्शन है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम का कोई फंक्शन है t+1। आप मेरा अगर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर देखेंगे तो ये सब बातें आप लोगों को समझ में आएगी कि फंक्शन क्या है टाइम का। तो इसीलिए वो सब देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है काइनेमेटिक्स में पढ़ने से पहले। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मैं बोला इसकी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, राइट, मतलब देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। अरे कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई धक्का दे रहा होगा, तभी तो आगे मूव कर रहा है। तो हम उस धक्के को नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे कि कौन वो फोर्स लगा रहा है, इस बारे में स्टडी नहीं होने वाली काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में तो बस इतनी स्टडी होने वाली है कि इसकी वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, कुछ देर बाद ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर गया। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कुछ देर बाद कितना है। ठीक है क्या, इसकी पोजीशन कुछ देर बाद कितनी है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, यही सब, उसका डिस्प्लेसमेंट, वो कितना दूरी तय कर गया, डिस्टेंस, यही सब हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से ग्राउंड से एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं कि ग्राउंड से एक फ्रिक्शन लगता है। जब बॉडी यहाँ पे रब हो रही होगी तो इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, हो सकता है यहाँ पे कोई इंसान इसको धक्का दे रहा है। तो ये सब के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स में। द कॉज स्लैश सोर्स वी डू नॉट स्टडी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे इसके मोशन का सोर्स क्या है, वो क्यों हो रहा है, कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं उस मोशन के लिए, इन सब चीजों की स्टडी नहीं करते। हम तो सीधा वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इन बातों पे ध्यान देते। ठीक है, इस पार्टिकल की इन बातों पे ध्यान देंगे। तो हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में आप लोग इसको फिर एक, ठीक है, ये डेफिनेशन पहले आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये वाली डेफिनेशन काइनेमेटिक्स की बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मैंने आप लोगों को बताया पार्टिकल ही लेंगे, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशन का ऑब्जेक्ट भी है उसको हम लोग एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे। ये सारी बातें आप लोगों को नोट्स में लिखनी है। विदाउट डीलिंग विथ द सोर्स स्लैश कॉज ऑफ मोशन, ये आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, पॉज करिए वीडियो, लिख लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोग किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर के बारे में मैंने वेक्टर्स टॉपिक में बताया हुआ है कि पोजीशन जो है वो किसी भी पार्टिकल की हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। समझ में आई बात, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, आइदर इन अ लाइन, आइदर इन अ प्लेन, और आप स्पेस में भी डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, स्लैश डिस्टेंस। ठीक है, इस बारे में भी मैंने आप लोगों को वेक्टर्स का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सबसे पहला लेक्चर, इस बारे में भी मैंने आप लोगों को ज्ञान दे चुके हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट साइड डिस्टेंस, बस इन सबको हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, देखिए कहीं पे भी मैंने सोर्स या फिर कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं की है, फोर्स क्या लग रहा है ये सब की बात नहीं की हमने, सिर्फ और सिर्फ
उस पार्टिकल के पास किसी इंस्टेंट में जो वेरिएबल होंगे ना, जिसके कारण उसका मोशन हो रहा होगा, बस उसी की बात की है। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और शायद आप लोगों के लिए नया वर्ड भी हो। अब ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो गया? देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो गया। कोई भी पार्टिकल मूव जब करता है, सपोज ये एक पार्टिकल है और सपोज ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये ऐसे ऐसे मूव कर गया, ठीक है। तो द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल, जो पाथ वो फॉलो किया है ना पूरी अपनी जर्नी में, उसी पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक नया वर्ड है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब यही होता है, द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल इन इट्स जर्नी। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन, ठीक है। उस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री उसी को बोलेंगे जो वो पाथ फॉलो करेगा। जैसे ये पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स प्लेन है, सपोज ये वाई प्लेन है, ये कुछ ऐसे ऐसे चला जाता है, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री यही होगी जो मैंने ये रेड लाइन से इंडिकेट की हुई है, यही इसकी ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई आई थिंक, राइट। बस ये बात हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। अब देखिए, काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। एक डायमेंशन में मोशन की स्टडी करेंगे हम लोग, 2 डायमेंशन में मोशन की स्टडी करेंगे और 3 डायमेंशन में मोशन की स्टडी करेंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए मोशन का मतलब मैंने आप लोग को बताया मूवमेंट है। जब पार्टिकल, सिर्फ पार्टिकल का एक डायमेंशन वेरी हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही डायमेंशन वेरी हो रहा होगा, आइदर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो हम लोग बोलेंगे कि वो पार्टिकल 1 डायमेंशन का मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, राइट। तो 1 डायमेंशन का मोशन में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वेरी होता है, तो इसीलिए पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। कैसे बोल सकते हैं एक कोऑर्डिनेट वेरी हो रहा है? देखिए, सपोज करते हैं कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बहुत लोगों को डाउट होता है कि मेरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो ये है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसका दोनों कोऑर्डिनेट वेरी हो रहा है क्या? देखिए, इस पॉइंट पे एक्स ये था, वाई ये था, और इस पॉइंट पे एक्स ये हो गया, इसको x1 y1 बोल देता हूँ, इसको x2, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, ये इसको x2 y2 बोल दिया, तो 2 कोऑर्डिनेट वेरी हो गया क्या? ए पॉइंट से जब वो बी पॉइंट पे गया तो उसका x1 y1 था, x2 y2 दोनों कोऑर्डिनेट वेरी हो गया। तो ये तो बेवकूफी है, अरे बेवकूफी है ये। क्यों? क्योंकि हम तो अपना एक्स एक्सिस के अलोंग बोल देंगे क्या? अरे एक्स एक्सिस इसके अलोंग बोल देंगे और वाई एक्सिस को इसके अलोंग बोलेंगे। जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो क्यों 2 कोऑर्डिनेट का झंझट पालेंगे? वो तो बोलेंगे देखिए मेरी एक्स एक्सिस इसी लाइन के अलोंग है, और देखिए सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वेरी हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग अगर मोशन अलोंग अ लाइन होता है तो उसको हम लोग मोशन ऑफ 1 डायमेंशन बोलते हैं, क्योंकि जिस भी लाइन के अलोंग हो रहा हो, चाहे वो प्लेन में हो लाइन, चाहे वो स्पेस में हो, उस लाइन के अलोंग मैं अपनी एक्स एक्सिस बोल सकता हूं। और फिर हो गया मेरा, अगर उस लाइन के अलोंग एक्स एक्सिस बोल दिया तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट हो गए ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट मूव होता है अगर मोशन अलोंग अ लाइन है तो, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मोशन इन 1 डायमेंशन को हम लोग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब क्या है? मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब दोनों कोऑर्डिनेट वेरी हो रहे हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट वेरी नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ फिगर बनाया हुआ है। सपोज ये कोई प्लेन है, ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर ये आपका z एक्सिस, ये सपोज एक्स प्लेन बोल दीजिए इसको, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको आप y कोऑर्डिनेट बोल दीजिए, और ये आपका z कोऑर्डिनेट। अगर कोई पार्टिकल इस जो है प्लेन में मूव करता है, कोई पार्टिकल इस प्लेन में मूव करता है, तो मैं बोलूंगा कि उसका मोशन सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है क्या? z कोऑर्डिनेट तो उसका कांस्टेंट है, z इज इक्वल टू 0। अरे z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, एक्स वाई प्लेन को आप z इज इक्वल टू 0 प्लेन बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहीं पे मैं बोल दूंगा कि इस पार्टिकल का
जो है दोनों कोऑर्डिनेट वेरी हो रहा है, तीसरा कोऑर्डिनेट वेरी नहीं हो रहा है, तो मोशन अलोंग प्लेन बोलते हैं इसको, इन प्लेन बोल दीजिए। ठीक है, किसी भी प्लेन में यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका ऑटोमेटिकली तीसरा कोऑर्डिनेट वेरी नहीं होता, सिर्फ एक्स और वाई वेरी होता है। अब इस पार्टिकल को आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक डायमेंशन में कर नहीं सकते आपको, ठीक है, आपको दोनों डायमेंशन इसकी देखनी पड़ेगी और दोनों डायमेंशन वेरी हो रही है। तो इसीलिए मोशन इन टू डायमेंशन को हम लोग मोशन इन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन को मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन टू डायमेंशन को मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन थ्री डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, तीनों कोऑर्डिनेट वेरी हो रहे हैं। जैसे आप देखिए, इसको मैं एक्स कोऑर्डिनेट बोल दूं, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोल दूं, इसको जेड कोऑर्डिनेट बोल दूं, और कोई पार्टिकल तीनों कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पूरा का पूरा स्पेस में मूव कर रहा है, राइट। तो जो आपका एक रूम बना लीजिए, ठीक है, आपका जो रूम है उसमें जो स्पेस में कोई पार्टिकल वेरी कर रहा है, जो मच्छर घूम रहा है, आप समझ लीजिए जो आपका रूम होता है, ठीक है, उसमें जो मच्छर घूमता है वो रूम में कहीं भी जा सकता है क्या? ऐसा फिक्स होता है क्या वो जमीन में ही चलेगा? नहीं, जमीन में थोड़ी चलता है वो, रूम में कहीं भी जा सकता है वो। तो जब रूम में कहीं भी जा सकता है वो मच्छर, तो मोशन ऑफ अ मॉस्किटो इज मोशन इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो इसको मोशन इन स्पेस बोलेंगे। बढ़िया एग्जाम्पल दिया क्या मैंने आप लोगों को समझने के लिए? एग्जाम्पल, मॉस्किटो का मोशन, मॉस्किटो का मोशन जो होता है वो मोशन स्पेस ही होता है क्या? अरे कहीं भी घूमते रहता है वो रूम में, ठीक है। और मोशन इन टू डायमेंशन को क्या बोलेंगे? अरे मोशन इन टू डायमेंशन को क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ रेप्टाइल बोल दूं क्या मैं? ठीक है, तो मोशन ऑफ रेप्टाइल बोल सकता हूं मैं? अरे बोल सकता हूं। जो भी छिपकली आपकी दीवार में मूव करती है वो सिर्फ दीवार में ही मूव करती है कि एक प्लेन में मूव करेगी, हवा में तो उड़ नहीं सकती। तो उसका तीसरा जो है डायमेंशन वेरी नहीं हो सकता, वो बस एक दीवार में मूव करती है। दीवार इज अ प्लेन, एक प्लेन है दीवार जिसमें सिर्फ दो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही बात? तो मोशन ऑफ लिजर्ड या फिर जो रेप्टाइल होती है उसको मैं बोल सकता हूँ मोशन इन प्लेन। और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को क्या बोल सकते हैं? ये कोई मोशन नहीं कर सकता, मतलब ये कोई एक लिविंग बींग का मोशन नहीं हो सकता कि वो सीधे लाइन में ही जा रहा है, राइट। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई ह्यूमन बाइक में जा रहा है एक स्ट्रेट रोड में, तो वो एक मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ स्पेस का आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जांपल मिला कि जो मॉस्किटो मोशन करता है रूम में, उसका तीनों कोऑर्डिनेट वेरी होता है। वो ऐसा नहीं कि वो एक लाइन में मूव कर रहा है या प्लेन में मूव कर रहा है, वो कहीं भी घूम के आके इंसान को काट लेता है, राइट। और प्लेन में जो मोशन मैंने आप लोगों को बताया, जो आपकी दीवारों में छिपकलियां चलती हैं, ठीक है, वो आपका मोशन इन प्लेन बोल सकते हो आप। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का मोशन, आप एक बाइकर को मान लो कि वो सीधा जब जा रहा है किसी एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ में, तो वो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगी। समझ में आ रही बात? तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है, जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं इन तीनों चीजों की, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, राइट। वैसे तो मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं, जस्ट आप लोगों के नोट करने के लिए हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, मोशन इन वन डायमेंशन में किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट में लिखा जाएगा, क्योंकि बाकी दो कोऑर्डिनेट्स उसके कांस्टेंट होंगे। मैंने आप लोगों को नीचे बताया है कि स्ट्रेट लाइन में जब वो मूव करेगा तो उसी एक्सिस के अलोंग में अपनी एक्स एक्सिस बोल दूंगा और बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वेरी हो रहा है, बाकी कोऑर्डिनेट वेरी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वन डायमेंशन में यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, मतलब सिंगल कोऑर्डिनेट से उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे क्या? जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसको आप 0,0,0 बोलेंगे इस पॉइंट को, तो देखिए इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए z तो कांस्टेंट है, तो z डिफाइन नहीं करूंगा मैं, यहाँ से देखिए ये x कोऑर्डिनेट डिफाइन करूंगा और ये y कोऑर्डिनेट डिफाइन करूंगा। समझ में आ रही बात? दिस इज माय x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज माय y कोऑर्डिनेट, मतलब ये लेंथ आपकी इस पार्टिकल की y कोऑर्डिनेट होगी और ये लेंथ आपकी x कोऑर्डिनेट होगी, किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, राइट। तो हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए मोशन इन प्लेन में, और मोशन ऑफ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए। ये सारी की सारी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन हो रही है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये सारी पोजीशन डिफाइन हो रही है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंस पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग अ फिक्स्ड लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा फिक्स लाइन के अलोंग रहेगा। समझ में आ रही बात? वो हमेशा एक लाइन में ही मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का चेंज इन पोजीशन उस लाइन के अलोंग ही तो रहेगा हमेशा। ये देखिए ए से बी चला जाए, या फिर यहाँ पे कोई एक सी पॉइंट बोल दो, यहाँ चला जाए, ये सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट जो है
वो अलोंग दिस एरो ही है क्या, इसी लाइन के अलोंग है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्लेन में होगा हमेशा। ठीक है, एक छिपकली को मूव करता हुआ देख लीजिए, आप बोल सकते हैं जिस दीवार में मूव कर रही है तो उसी दीवार में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट की जो लाइन होगी, मैंने आप लोग को बताया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है क्या, बचपन में ही पढ़ते हैं, 9th-10th क्लास में सब बातें पढ़ते हैं भाई, कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, और उनके बीच में जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं वो डिस्टेंस होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए वेक्टर्स का, वहां सब बातें बताई हुई है, सब बातें बताई हुई है। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने सीखा, या फिर यहाँ पे अभी सीख रहे हैं, एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट लाइज इन अ गिवन प्लेन, हमेशा एक प्लेन में होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्पेस में होगा। अरे जो वेक्टर बनेगा फर्स्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते वो किसी प्लेन में नहीं बनेगा, ना वो किसी लाइन के अलॉन्ग होगा, वो एक स्पेस में होगा। एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होंगे उसके पास। समझ में आ रही बात, राइट। सिंस इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स लाइन के अलॉन्ग है तो इसकी वेलोसिटी भी हमेशा फिक्स लाइन के अलॉन्ग रहेगी। ठीक है, ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आते हैं। जब थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ना तो ये सब बातें काम आती है, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है इस चीज में। वेलोसिटी इज ऑलवेज अलॉन्ग अ फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन के अलॉन्ग ही वेलोसिटी रहेगी हमेशा हमेशा, क्योंकि उसी के डायरेक्शन मोशन हो रहा है। अगर वेलोसिटी उस लाइन से हटके हो गई तो पार्टिकल मूव कर जाएगा कि डी टाइम v इंटू डी, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, तो हो गया क्या पंगा। हमें तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना था लेकिन पार्टिकल दूसरे डायरेक्शन में वेरी हो गया, इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द लाइन। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी इन प्लेन होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी प्लेन में होगी। अरे आउट ऑफ प्लेन अगर कोई वेलोसिटी हो गई परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये वेलोसिटी हो गई अगर, तो पार्टिकल प्लेन से बाहर मूव कर जाएगा क्या। अरे सोचिए, छिपकली के पास दीवार से आउटवर्ड या इनवर्ड वेलोसिटी हो गई, अगर आउटवर्ड हो गई तो कूद के आपके ऊपर आ जाएगी क्या वो। समझ मेरे बारी बात। ठीक है, तो वेलोसिटी हमेशा उसके जो पैर चलते हैं वो अलोंग द प्लेन ही चलते हैं छिपकली के। ठीक है, अब देखिए इसके पास जो वेलोसिटी रहेगी वो स्पेस में रहेगी। ठीक है, किसी प्लेन में नहीं होगी इसके पास वेलोसिटी, राइट। अलोंग द स्पेस कहीं भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी हो सकती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब ये एक्सेलरेशन की बात इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन की बात इंपॉर्टेंट है इसकी, कि इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो भी एक फिक्स लाइन में होगा। ठीक है, आउट ऑफ दैट लाइन एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों फिक्स लाइन में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आउट ऑफ दैट लाइन हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी आउट ऑफ दैट लाइन और पार्टिकल मूव कर जाएगा। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग बाद में समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी इसको आप नोट कर लीजिए, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग अ फिक्स लाइन, एक्सेलरेशन लाइज इन द फिक्स प्लेन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन आउट ऑफ प्लेन हुआ तो उसके पास चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोलते हैं हम लोग, तो ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, उस प्लेन से बाहर मूव कर जाएगा। एक्सेलरेशन कैन बी एनीवेयर इन द स्पेस, हाँ पूरे स्पेस में घूमना है, खुला है वो आदमी, कहीं भी जा सकता है, अरे कहीं भी घूमेगा, मस्त मस्त मौला है, तो उसका एक्सेलरेशन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन। स्टार्ट करते हैं जल्दी से मोशन इन वन डायमेंशन वाला टॉपिक, एंड मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। मैंने आप लोगों को एक बेसिक बात बता दी है कि पार्टिकल का मोशन ऑलवेज अलोंग अ लाइन होगा मोशन इन वन डायमेंशन में, और उस लाइन को मैं अपनी एक्स एक्सिस बोल दूंगा, जिस भी लाइन के अलोंग वो मूव करेगा। ठीक है, कोई भी रैंडम सवाल ये नहीं सोचेगा कि मैं तो एक्स वाई प्लेन ऐसा बनाया और वो पार्टिकल वैसे मूव कर रहा है तो दोनों कोऑर्डिनेट वेरी हो रहा है, ये बात नहीं सोचेगी, क्योंकि ये बात तो मैंने आप लोगों को बता दी। तो मैं तो इतना बोलता हूं कि ये मेरी एक्स एक्सिस थी। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस थी और ये मेरा पॉइंट था ओरिजिन 0,0,0। ये 2 0 और लिखने की जरूरत है क्या मुझे, नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि मोशन अलोंग वन लाइन बात कर रहा हूँ, वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा होगा, और जिस भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसी के अलोंग में एक्स एक्सिस डिफाइन करके ऐसी एक्स एक्सिस बना दिया। अब देखिए पोजीशन का मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखिए पोजीशन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये बात सोचने की है कि पोजीशन का मतलब ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट। क्या डिफाइन होता है, विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट, और हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा वन डायमेंशन को हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस मान के चलते हैं। किसके अलोंग मान के चलते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस मान के चलते हैं। तो अब आप देखिए कि यदि कोई पार्टिकल का पोजीशन मुझे डिफाइन करना है तो बस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा, जो नंबर लाइन होती थी आपकी, अरे नंबर लाइन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4।
अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे माइनस साइन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यदि किसी पार्टिकल का एक एग्जांपल लेता हूं, समझ में आएगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जरूर ध्यान दीजिएगा, जरूर देखिएगा ये चीज। अगर मैं किसी पार्टिकल का मोशन, सॉरी किसी पार्टिकल की पोजीशन बोलता हूं कि ही इज एट, सपोज अ मैन इज एट x इज इक्वल्स टू 4 मीटर। एक मैन है जो x इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे है, तो मैं क्या बोलूंगा, ओरिजिन से वो इधर मूव कर रखा है क्या? अरे ओरिजिन से वो यहां पे है। अगर मैं बोलता हूं यहीं पे अ मैन, इसको ए मैन बोल देते हैं, इसको बी मैन बोल देते हैं, अ मैन बी इज एट x इज इक्वल्स टू -4 मीटर, मतलब वो ओरिजिन से इधर मूव कर रखा है क्या? अरे ओरिजिन से इधर मूव कर रखा है -4 मीटर के लिए। तो अब देखिए, हम लोगों को मोशन इन वन डायमेंशन में जो प्लस साइन और माइनस साइन है उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दे दी क्या? अरे दे दी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्लस साइन और माइनस साइन जो है मोशन इन वन डायमेंशन में आप लोगों को डायरेक्शन का काम बताने के लिए यूज होगा। ठीक है, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए यूज होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए मजा आएगा। अ मैन डिस्प्लेसेस फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 4 मीटर टू x इज इक्वल्स टू 5 मीटर। अगर कोई इंसान x इज इक्वल्स टू 4 से x इज इक्वल्स टू 5 चला जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का बोलूंगा क्या मैं? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे ये बात हम लोग सीखेंगे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो कुछ ऐसे डिस्प्लेस किया क्या? अरे ऐसे डिस्प्लेस किया, 4 से 5 ऐसे चला गया। ठीक है क्या? अगर कोई एक इंसान, यहीं पे मैं एक और वर्ड बोलता हूं, अ मैन डिस्प्लेसेस फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 4 मीटर टू x इज इक्वल्स टू -3 मीटर। 4 से वो -3 चला गया, या फिर x इज इक्वल्स टू 2 ही करते हैं इसको, देखिए x इज इक्वल्स टू 3 मीटर कर देते हैं, 4 मीटर से वो 3 मीटर पे आ गया। तो देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया क्या? ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं +1 मीटर का बोलूंगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है, मैंने वेक्टर्स में बताया। इसलिए मैंने बोला काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए वेक्टर्स पढ़ना बहुत जरूरी। फाइनल पोजीशन वेक्टर 4 5 -4 मतलब +1 मीटर की, और +1 मीटर की डायरेक्शन यही थी क्या? मैंने अभी आपको बताया था, जब वो 4 मीटर पे था तो ओरिजिन से वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस था क्या? अब देखिए जब वो 3 पे चला गया तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन उसकी बनी -1 मीटर। तो जो -1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया वो तो इस डायरेक्शन में आया, मतलब ये डायरेक्शन जो है वो आपका साइन के साथ इंक्लूड हो रही है, मतलब माइनस साइन का मतलब ये डायरेक्शन हो जाती है और प्लस साइन का मतलब ये डायरेक्शन हो जाती है। तो प्लस साइन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस क्या, और माइनस साइन इज टुवर्ड्स नेगेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन में प्लस और माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लस साइन मतलब एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, एक दिशा बताती है, माइनस साइन मतलब दूसरी दिशा बताती है। हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, राइट। तो ये था पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल का कंप्लीट डेफिनेशन, की पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल जस्ट नंबर लाइन में ही ड्रॉ होती है, x इज इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है, राइट। तो यहाँ पे एक पोजीशन ऑफ पार्टिकल का बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए चीज। ठीक है, एक बेसिक सा एलिमेंट्री क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पोजीशन की नॉलेज हो जाए। अ मैन मूव्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मैन जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, राइट, लिख लेंगे अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक मैन जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है और ट्रेवल करता है 4 मीटर का डिस्टेंस। ही रिटर्न्स बैक फॉर 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद 2 मीटर वो वापस आ जाता है, वापस आ जाता है 2 मीटर। फाइंड इट्स फाइनल पोजीशन। हमें इसकी फाइनल पोजीशन बतानी है कि फाइनल पोजीशन क्या है, बता दो। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस थी क्या? मैंने आप लोगों को बोला था इस स्ट्रेट लाइन में हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ बात करेंगे। तो जीरो डायरेक्शन में वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, सॉरी जीरो पॉइंट से वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो मूव करता है और 4 मीटर मूव कर जाता है, मतलब वो यहाँ पे पहुंच गया क्या, एक्स इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे।
तो ये इसकी पोजीशन थी। उसके बाद वो रिटर्न बैक हो जाता है 2 मीटर, यहां से वो वापस आ जाता है 2 मीटर, तो वो x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे पहुंच गया क्या। अब पूछा जा रहा है इसकी फाइनल पोजीशन क्या थी, तो मैंने आप लोग को बताया जो फाइनल पोजीशन होती है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है क्या, तो आप इसकी फाइनल पोजीशन लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2 मीटर। फाइनल पोजीशन आप इसकी x इज इक्वल्स टू प्लस 2 मीटर लिखेंगे। अगर इंसान प्लस नहीं लिखता है तो भी उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में ही समझा जाता है, राइट। अगर वो यहाँ पे एक दूसरा पार्ट में बोलता कि रिटर्न्स बैक, ये 2 मीटर की जगह वो यहाँ पे 8 मीटर बोल देता, रिटर्न बैक, दूसरा पार्ट बना रहा हूं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। पहला पार्ट में तो 2 मीटर था, दूसरा पार्ट में रिटर्न्स बैक फॉर 8 मीटर, और पूछा जाए कि फाइनल पोजीशन क्या है बताओ। पहला पार्ट वाला हो गया x इज इक्वल टू 2 मीटर। अब दूसरे पार्ट में अगर हम लोग को फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो वो 4 मीटर में पहुंचने के बाद, ठीक है, रिटर्न वाली जो उसकी पोजीशन है वो मैं यहाँ ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ। देखिए वो रिटर्न ऐसे 4 मीटर हो जाएगा क्या, ऐसे यहाँ पे ऐसे 8 मीटर रिटर्न होके x इज इक्वल्स टू -4 मीटर पे पहुंच जाएगा। कि देखिए 4 मीटर रिटर्न होके वो ओरिजिन में पहुंचेगा और यहां से 4 मीटर जाएगा, तो उसकी फाइनल पोजीशन x इज इक्वल्स टू -4 होगी, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन को मैं xf से अगर डिनोट करूं तो वो आपकी -4 मीटर होगी। समझ में आ रही बात। तो किस हिसाब से हम लोग फाइनल पोजीशन लिखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन में, और वो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होगी। समझ में आ रही बात, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चालू करते हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोगों ने पोजीशन के बारे में जाना, अब हम जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है किसी भी जर्नी में जो टोटल लेंथ कवर्ड होती है उस जर्नी की, राइट, द टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग अ जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये सारी बातें आप लोगों को नोटेड डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल बातें आप लोगों को सीबीएसई में या फिर जेई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो ये सब बातें मैं आप लोग के लिए लिखता इसलिए हूं ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग अ जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइनिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइनिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमेशा एक टिपिकल एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। सपोज करते हैं ये कोई पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। अब कोई इंसान यहां से ऐसे 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 चल के ये बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है, और उसने डिस्टेंस d1 कवर किया। कोई इंसान बोलता है कि मैं ये बी पॉइंट पे इधर से जाके ऐसे पहुंचूंगा, उसने यहां से d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पाथ में जाके। कोई इंसान बोलता है कि मैं इस तरह से पहुंचूंगा, इसने यहां से d3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये जो सारे पाथ हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, इसमें एक इंसान ने इस बीच में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट डिस्प्लेसमेंट उसका एक यूनिक क्वांटिटी होगी जो मैं ब्लू पेन से मार्क करता हूं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, यहां से वो इधर गया, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है इस एरो का जो एरो हेड है उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। एंड हम लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमेशा डायरेक्टेड होगी फाइनल पोजीशन की तरफ, और इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का वो चेंज का रिप्रेजेंटेशन है। मैंने आप लोगों को वेक्टर का जो लेक्चर नंबर 5 कवर किया है वहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, तो वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 5 आप लोग जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बहुत डिटेल में बात की है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। द डिस्प्लेसमेंट इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। अब एक बात यहां से ये आती है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, अलग अलग पाथ में कोई इंसान ट्रैवल करता है, इस पाथ में, इस d2 पाथ में, इस d3 पाथ में, तो उसके पास डिस्टेंस अलग अलग होती है, अलग अलग होती है।
अरे अलग अलग होती है, उनके पास डिस्टेंस अलग अलग होती है। तो डिस्टेंस जो है वो किसी भी दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मल्टीपल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। इट कैन बी मोर देन वन। ठीक है, पाथ अलग अलग हुआ तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी ना। बट डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में हमेशा एक यूनिक वैल्यू होगी, एंड द वैल्यू इज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। राइट, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डिस्टेंस कैन बी मल्टीपल बिटवीन टू पॉइंट्स बट डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक क्वांटिटी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है क्या? तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, और ये तो आप लोगों को पता ही है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो हम लोग वेक्टर में ही पढ़ चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। मैंने बोला ना कि ये फाइनल पोजीशन वेक्टर की ओर पॉइंट करेगा, ये डायरेक्शन है। डिस्टेंस हो तो इससे लेना देना नहीं, वो तो बोलता है मैं जितना दूरी तय करूंगा, जितना भी लेंथ ट्रेवल करूंगा पाथ में, वही मेरी वैल्यू है। आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ डायरेक्शन एंड ऑल। ठीक है, वो बिंदास आदमी है डिस्टेंस। समझ में आई बात? तो ये एक बहुत बढ़िया रीजन था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही एक टिपिकल एग्जाम्पल है जो नॉर्मली दिया जाता है, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे चीजें अच्छे समझ में आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। लिखिए, आप एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में। देखिए, अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ईस्ट एंड देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। एक इंसान है जो 4 किलोमीटर ईस्ट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना देता हूँ आप लोगों के लिए। सपोज करते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, और ये वेस्ट है, और ये आप लोगों को पता है ईस्ट है। ठीक है, एक इंसान है, उसकी जर्नी में ब्लू पेन से दिखाता हूँ, और वो बोलता हूँ कि वो 4 किलोमीटर ईस्ट ट्रैवल किया। ये 4 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा एरो हेड है। अब बोलता है कि यहाँ से वो राइट टर्न ले लिया। अगर वो यहाँ पे इंसान है तो लेफ्ट टर्न के लिए वो इधर जाएगा, और राइट टर्न के लिए वो नीचे लेगा। ठीक है, और वो यहाँ से राइट टर्न लिया, और फिर उसके बाद 5 किलोमीटर चला। ये 4 किलोमीटर था, और ये उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अब उसके बाद बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। मैंने आप लोग क्या बोला? इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये थी ओरिजिन, और फाइनल पोजीशन सपोज करते हैं वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। सपोज करते हैं, ठीक है, वो इस बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन के लिए मैं क्या बोलता हूँ? द लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग इस जर्नी। तो 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर मिला के उसका डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपके पास आ गया है 9 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज के बाद से मैं डिस्टेंस को डी से डिनोट करूंगा और डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो 9 किलोमीटर आ गया। ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे किलोमीटर लिख दीजिए। तो 9 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब इट इज टुवर्ड्स द बी पॉइंट। तो यहां से बी पॉइंट की ओर आप एक वेक्टर बना देंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनल पोजीशन वेक्टर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहता है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैंने बताया था आप लोगों को वेक्टर चैप्टर में, जो वेक्टर का जो लेंथ होता है, एरो का लेंथ होता है, वही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये 4 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर था, तो इसका जो लेंथ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट में 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या? अरे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू रूट में 41 किलोमीटर। तो आप देखिए ये जो डिस्टेंस है वो रूट में 41 किलोमीटर आया, और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्टेंस तो 9 किलोमीटर आया था और डिस्प्लेसमेंट रूट में 41 किलोमीटर आया। मतलब एस की जो वैल्यू है रूट में 41 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर से भी छोटी है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसलिए इससे छोटा है डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट होता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट 41 रूट में और ये डिस्टेंस 9 किलोमीटर। इफ it decides to reach the original point and travels 4 किलोमीटर west and takes a right turn to travel 5 किलोमीटर। अब देखो वो क्या कर रहा है, उसकी नेक्स्ट जर्नी जो मैं ग्रीन पेन से बनाता हूँ, उसको इनिशियल पॉइंट पे पहुंचना है। तो वो इस पॉइंट से उसके लिए ईस्ट ये वाली डायरेक्शन होगी क्या, और वेस्ट उसके लिए ये वाली डायरेक्शन होगी। अब वो इस पॉइंट से 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर ट्रेवल किया। ठीक है, यहां से वो 4 किलोमीटर ऐसे वेस्ट की ओर ट्रेवल किया।
ठीक है, तो वो इनिशियल इस वाई एक्सिस पे पहुंच जाएगा क्या, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे, अगर वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो। फिर उसके बाद यहाँ से बोलता है कि उसने राइट टर्न ले लिया और 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न मतलब नीचे, राइट टर्न मतलब ऊपर, तो राइट टर्न लेके उसने 5 किलोमीटर फिर से ट्रेवल कर लिया। तो उसकी जो ये फाइनल जर्नी थी, सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में उसने ये ग्रीन एरो से ट्रेवल किया है क्या, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी को मैं ग्रीन एरो से बना रहा हूँ, राइट। तो फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द एंटायर जर्नी। पूरे की पूरी जर्नी में अब आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। तो आप देखिए 4 किलोमीटर इधर गया, 5 किलोमीटर इधर गया, फिर 4 किलोमीटर इधर गया और फिर 5 किलोमीटर इधर गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, सेकंड केस में जो मैं D2 की बात करता हूँ, ये D1 था, वो कितना हो जाएगा, इनिशियल डिस्टेंस 9 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर, अरे यही आ जाएगा, 18 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है क्या। अब पूछ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द एंटायर जर्नी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द एंटायर जर्नी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब आप देखिए वो जीरो से चालू किया था, मतलब इस ओ पॉइंट से चालू किया था और फाइनली भी इस ओ पॉइंट पे आ गया है, तो उसकी पोजीशन वेक्टर में कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो 0 मीटर है, या फिर किलोमीटर में भी लिख सकते हैं आप, 0 किलोमीटर, ठीक है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका 0 था। अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस तो बस लेंथ को डील करता है कि उस जर्नी में कितना दूरी तय की गई है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज इन पोजीशन से डिफाइंड होता है, ठीक है। सिंस इसकी फाइनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था जो आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस पता करवाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को बताना जरूरी है, जो मैंने वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 4 पे कवर किया था, ठीक है, वो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। सपोज कोई एक इंसान ए पॉइंट पे है और वो बी पॉइंट पे डिस्प्लेस कर जाता है, ठीक है, ये मैंने वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 5 पे कवर किया है, वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 5 पे कवर किया, वहां पे भी आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। अगर वो ए से बी पे चला जाता है, तो मैं बोलता हूं देखिए वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है क्या, अरे इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, तो ये उसका वेक्टर हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया उसका, ठीक है। अब मैंने पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर इस बी का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये होगा क्या, अरे यही पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का भी मैंने वेक्टर्स लेक्चर 4 में बहुत अच्छे से बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो बी का पोजीशन वेक्टर यही होगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, अरे यार बी की पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, इसका पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो अगर ये सपोज करते हैं एक्स बी कॉमा वाई बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स बी आई कैप के लॉन्ग एक्स बी और वाई कैप के जे कैप के लॉन्ग वाई बी, तो एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप लिख सकता हूं, जिसका पोजीशन वेक्टर ये आ जाता है, ठीक है। और ए का पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है। अब आप देखिए वेक्टर्स से ट्रायंगुलर लॉ की अगर मैं बात करूं, तो एक्स ए पोजिशन वेक्टर बोलता हूं और इसको एक्स बी पोजिशन वेक्टर बोलता हूं, तो एक्स ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स बी वेक्टर हो जाता है क्या, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर निकल के आ जाएगा, ऑलवेज ऑलवेज ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is always defined as the final position vector minus initial position vector, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से ही डिफाइंड होता है ये, चाहे आप इसको 2D में बात कर लें, चाहे आप 3D में बात कर लें। जब 3D में बात करेंगे तो ये जो एक्स बी आई कैप वाई बी जे कैप के साथ एक जेड बी के कैप शामिल हो जाएगा इस पोजीशन वेक्टर में, और इसी में एक्स ए आई कैप वाई ए जे कैप और जेड ए के कैप शामिल हो जाएगा इसके पोजीशन वेक्टर में। तो ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और आप लोगों के पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को समझना है, ठीक है क्या। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को समझना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये मैं आज के बाद से सीधा यूज करूंगा, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर,
ठीक है, तो यही चीज मोशन इन वन डायमेंशन में क्या हो जाती है, यदि कोई पार्टिकल, ये सपोज x इज इक्वल टू 0 है और वो इस पॉइंट से उठ के x1 से उठ के x2 पे चला जाता है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलूंगा। इसके लिए फाइनल पोजीशन क्या है, ये x2 वेक्टर है। अरे ओरिजिन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, तो x2 वेक्टर ये बनेगा ना, और इनिशियल पोजीशन ये वेक्टर था। ठीक है, तो ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है और ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये सब के सब वेक्टर आई कैप के अलोंग है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए x2 आई कैप माइनस x1 आई कैप, तो ये एक्चुअली x2 माइनस x1 आई कैप आ जाएगा, और यही आना था। इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं d बोलूं तो x2 माइनस x1 की वैल्यू d के बराबर है, तो एक्चुअली इसको मैं डी आई कैप भी लिख सकता हूं। समझ में आ रही है क्या आप लोगों को बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि इस डायरेक्शन में इसने इतनी दूरी तय कर ली। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव आएगी क्या, अरे पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव का मतलब ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, अगर सपोज करते हैं यहीं पे, सपोज करते हैं इसी डिस्प्लेसमेंट पे एक नया डायग्राम बना रहा हूं, ये x इज इक्वल टू 0 है और इनिशियल पोजीशन x1 ये थी और फाइनल पोजीशन ये आ गया x2। तो अब देखिए एस वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये आ जाएगा क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, x फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस x इनिशियल पोजीशन वेक्टर। x फाइनल को मैं x2 आई कैप और इसको मैं x1 आई कैप लिखूंगा क्या। अब देखिए x2 माइनस x1 आई कैप आएगा क्या, समझ में आ रही बात, x2 माइनस x1 आई कैप, और ये क्वांटिटी नेगेटिव में आ जाएगी, x2 माइनस x1, x2 छोटा है x1 बड़ा है, सिंस ये क्वांटिटी नेगेटिव में आएगी तो ये माइनस आई कैप की तरफ हो जाएगा क्या। अरे ये क्वांटिटी नेगेटिव में आ गई कि इसकी वैल्यू -2 -3 ऐसे कुछ आएगी, ऐसी कुछ आएगी, तो इसको मैं 3 सपोज मानते हैं कि -3 आ गई इसकी वैल्यू, सपोज करते हैं इसकी वैल्यू -3 आ गई, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए इसको 3 माइनस आई कैप लिख सकता हूं क्या, मतलब 3 यूनिट का मैग्नीट्यूड माइनस आई कैप की ओर। ठीक है, तो या तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए वेक्टर क्वांटिटी से, या फिर अगर सिर्फ -3 समझेंगे तो -3 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की ओर 3 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर 3 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मोशन इन वन डायमेंशन में पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव डायरेक्शन को बताती है और नेगेटिव क्वांटिटी ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन को बताती है। तो ये आप लोगों को आज के बाद से हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो डिस्प्लेसमेंट में 2 बातें बताई, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आप लोगों को ध्यान रखना है, और दूसरी बात जो बताई कि पॉजिटिव क्वांटिटी आई अगर डिस्प्लेसमेंट तो इट इज मेजर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव क्वांटिटी मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की। ठीक है क्या, राइट? तो हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सारी जानकारी ले ली, तो इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं एक बहुत सिंपल ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन से। ठीक है, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन वो अच्छा क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इसके बाद हम लोग ये जो लेक्चर है आज का वो खत्म करते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, अ मैन इज रनिंग ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक इंसान है जो सेमी सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है जिसका रेडियस 100 मीटर है। तो मैं सेमी सर्कुलर ट्रैक बना देता हूँ, इस टाइप से कोई सेमी सर्कुलर ट्रैक होगा। ठीक है क्या, इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है और ये जो रेडियस है ये आपका 100 मीटर बोल रहा है। इफ ही कवर्स 25 मीटर इन फर्स्ट 10 सेकंड, सपोज करते हैं वो यहाँ से चालू हुआ इस ओ पॉइंट से, और उसने ट्रैवल कितना डिस्टेंस कर लिया 25 मीटर, और ये 25 मीटर ये अलोंग दिस सेमी सर्कुलर पाथ होगा क्या, तो ये डिस्टेंस उसका 25 मीटर है, ये डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, तो इस इंसान का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, दिस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये 25 मीटर का इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। पहला पार्ट ये है। अब दूसरा पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एट द एंड ऑफ द ट्रैक। तो जब वो इस ओ पॉइंट से पहुंच के इस बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, सपोज ये ए पॉइंट था, इस बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए जब वो ओ से बी पे पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट पे ये बोल दूं क्या, अरे यही होगा।
ठीक है, चेंज इन पोजीशन होता है क्या, तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो ये वाला वेक्टर बनेगा क्या, देखिए मैं वेक्टर बना रहा हूं, इसको मिटाऊंगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट में बोल देता हूं, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पाथ है क्या, तो इसको मैं 2 इंटू रेडियस बोल देता हूं, और एक रेडियस जो है इसकी 100 मीटर है, तो ये आपका 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है क्या, तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है सेकंड पार्ट वाले का, ठीक है, पहले मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा था, तो उसका ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। और डिस्टेंस अलोंग दिस पाथ होगा क्या, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, अरे यही तो पूरा लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मैं बोल दूंगा इट इज पाई इंटू आर, क्योंकि 2 पाई आर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल होता है, तो टोटल डिस्टेंस अलोंग दिस पाथ होगा तो वो पाई आर होगा, इट इज 100 पाई। तो ये तो सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में मुझे OA की लेंथ निकालनी है, OA स्ट्रेट लाइन की लेंथ निकालनी है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये OA की लेंथ मैं निकाल सकता हूं क्या, अरे सर्कल का कंसेप्ट है सिंपल सा, ये एंगल अगर मैं निकाल लेता हूं, ये वाला एंगल, तो मुझे OA भी पता चल जाएगा। ये एंगल अगर मैं निकाल लेता हूं तो मुझे OA पता चल जाएगा, क्योंकि ये R है, ये भी R है। ठीक है क्या, ये सारी रेडियस है क्या जो इसको सेंटर से कनेक्ट कर रही है, तो ये एंगल निकालने के लिए मुझे पता है कि ये जो लेंथ है अलोंग दिस कर्व OA लेंथ 25 है। ठीक है, तो देखिए मैं एंगल कैसे निकालता हूं, सर्कल में जो एंगल थीटा होता है वो L बाय आर होता है क्या, तो आ जाएगा थीटा, L की लेंथ 25 है और R की लेंथ 100 है, तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/4 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा ये जो थीटा है डिग्री में नहीं है, ये थीटा जो है रेडियंस में है, और रेडियंस का सिंबल ये होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, थीटा ये जो है रेडियन में, जैसे ही आपके पास थीटा आ गया, आप इसको यहां से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये थीटा बाय 2 होगा, और ये जो वैल्यू बोलेंगे आप, कौन सी वैल्यू, ये वाले लेंथ की वैल्यू, इस लेंथ की वैल्यू और इस लेंथ की वैल्यू, ये दोनों सेम होगी, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो आप इस एक लेंथ की वैल्यू निकाल लीजिए, सपोज इस लेंथ को मैं x बोलता हूं, इस लेंथ को अगर मैं x बोल दूंगा तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो r साइन थीटा बाय 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, r साइन थीटा बाय 2। तो आपको टोटल OA की वैल्यू 2x है क्या, OA की वैल्यू आपके पास 2x हो जाएगी, तो ये 2r साइन थीटा बाय 2 आ जाएगी, मतलब ये 200, 2r की वैल्यू 200 साइन थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू तो आप लोगों को पता है इट इज 1/4, थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता है इट इज 1/4, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो फाइनल OA की जो लेंथ आ जाएगी वो 200 साइन 1/8 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा ये जो एंगल रखा है ये रेडियन में रखा है, डिग्री में नहीं रखा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 1/8 डिग्री मत समझ लीजिएगा इसको, ये 1/8 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है क्या, पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है, तो 1 रेडियन में 180 डिग्री बाय पाई हो जाएगा, तो 1/8 रेडियन में 180 डिग्री बाय पाई इंटू 1/8 बोल दूंगा मैं। सिंपल है क्या, अरे बहुत सिंपल है। तो ये डिग्री आप वहां पे पुट करेंगे अगर आप लोगों को डिग्री में पुट करना है एंगल तो। ठीक है, तो फाइनल जो वैल्यू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की वो 200 साइन 1/8 हो जाएगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है O से A के बीच में वो 200 साइन 1/8 है। तो S1 को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं, जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है उसकी वैल्यू आ गई 200 साइन 1/8 एंड 1/8 इज सब्स्टिट्यूटेड एज रेडियन। ठीक है क्या, तो बस इतनी सी बात थी, राइट। आप लोगों को ये ट्रायंगल में जो मैंने किया वो समझ में आया होगा, थीटा मैंने एंगल निकाल लिया था, यहां से इस पे मैंने जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई वो इसको बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट इसलिए करेगी क्योंकि ये आर और ये आर सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है वो उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो मैंने बस एक पार्ट की लेंथ निकाली जिसको मैंने x बोला, O से लेकर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस मीटिंग पॉइंट पे, इसको मैंने x बोला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको मैंने x बोला, तो 2x जो है वो OA की लेंथ हो जाएगी। सिंपल था, बहुत आसान सवाल था।
राइट। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला जो कंप्लीट लेक्चर था, जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स की इंट्रोडक्शन पढ़े, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े, बहुत लाइट लेक्चर रखा है मैंने आप लोगों के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।